हेलो एवरीवन। क्लास 9th की क्वेश्चन बैंक जो कि हमारे सेशन 2021-22 के लिए आई है, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेक्शन ए जो कि है अनसीन पैसेज। अब इसमें जो पहला पैसेज दिया गया है, पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला पैसेज दिया है, ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने कुछ टमाटर के बीज अपने गार्डन में बोए। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिमूव्स एवरी वीड। और जो बीज थे वो थोड़े ही दिनों में क्या बन गए, पौधे बन गए। और उसने हर तरह की जो ललिता थी उसने हर तरह की वीड यानी होती है खरपतवार को दूर किया। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स। उसने अपने प्लांट्स के पास में कोई भी इंसेक्ट यानी कीड़े को अलाउ नहीं किया, मतलब किसी को आने नहीं दिया जानवरों को। When the days were hot, she watered the plant. और जब दिन गर्म थे तो उसने क्या किया, पौधों को पानी दिया। She put compost under the plants. उसने पौधों के नीचे जो है खाद डाली, कंपोस्ट डाला। द फ्लावर ग्रू एंड बिकेम बिग। जो फूल थे वो उगे और बड़े हुए। द टाइनी ग्रीन टमेटो बिगेन्स टू शो। और जो छोटे हरे हरे से टमाटर शुरुआत में लगते हैं वो दिखने शुरू हुए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट डेली। ललिता और उसकी बहन रोज पानी देते थे। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमेटो ग्रू इन द प्लांट। एक बहुत बड़ा टमाटर उनके प्लांट में उगा। हर फादर सेड, इट इज़ द फाइनेस्ट टमेटो आई हैव एवर सीन। उनके फादर ने क्या कहा कि ये सबसे खूबसूरत टमाटर है जो मैंने पहली बार देखा है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। सिस्टर्स बहुत खुश थीं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है ललिता सो सम टमेटो सीड्स, तो आंसर आ जाएगा सीड्स। सेकेंड है, व्हाट डिड शी नॉट अलाउ। तो क्या अलाउ नहीं करती थी, यहाँ लिखा है एनी इंसेक्ट नियर प्लांट। ठीक है, अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट। प्लांट के नीचे वो क्या डालती थी, तो ये लिखा है शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर टू मीनिंग टू टाइनी। टाइनी किसके लिए यूज़ किया गया है, तो टाइनी यूज़ किया गया है स्मॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। सिस्टर्स क्यों हैप्पी थी, तो ये सिस्टर्स हैप्पी थी, ये लास्ट की लाइन ऊपर दिख ही रही है पैसेज में, बिकॉज अ टमेटो ग्रू इन दियर गार्डन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्हेन वेरिया एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज। तो जो एरिया है लेह के आसपास के, यहाँ पर जब पानी की कमी होती है, लाइफ डिडंट ग्रीन टू ए हॉल्ट, तो ज़िंदगी रुकती नहीं है। क्यों, बिकॉज ये यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया है, बिकॉज च्युंग नॉरफेल और रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ये जो व्यक्ति थे जो कि एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट में, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो उनको एक ही आइडिया आया आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का। लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3,500 meters above sea level, has a low average annual rainfall rate of 50 mm। तो ये जो लद्दाख है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है और जिसकी ऊंचाई है 3,000 से 3,500 मीटर समुद्र से इतनी ऊंचाई पर है ये, तो यहाँ पर पानी कम होता है। और कितना कम होता है, 50 mm ही होता है। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। तो जो ग्लेशियर होते हैं यही पानी का एकमात्र साधन होते हैं।
Agriculture is completely dependent on glacier melt unlike the rest of river monsoon fed India. और यहाँ की जो खेती है वो पूरी ग्लेशियर पर डिपेंड रहती है, उनके पिघलने पर डिपेंड रहती है. बट ओवर द ईयर्स विद इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग, रिजल्टिंग इन सीवियर शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशन. लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण या रेनफॉल का जो पैटर्न चेंज हुआ है इसके कारण जो है पानी की कमी होने लगी है. गिवन द सीवियर विंटर कंडीशंस द विंडो फॉर फार्मिंग इज़ यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट. तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसान एक साल में 3 फसलें तक तो ले ही लेता है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी की कमी के कारण वो लोग जो किसान हैं वो एक ही बार खेती कर सकते थे. अब पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ लद्दाख. तो लद्दाख के लिए यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ था, ये देखिए ये लिखा हुआ था कि लद्दाख के लिए लिखा हुआ था कि वो बहुत ही क्या है कोल्ड, ये लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लद्दाख क्या है, तो आंसर इसका आएगा कोल्ड डेजर्ट. हु वाज च्युंग नॉरफेल, तो इसके लिए लिखा हुआ था च्युंग नॉरफेल के लिए वो क्या थे, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर. और लद्दाख इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबाउट सी लेवल, ये अभी हमने पढ़ा 3000 से 3500. अब नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए बॉडी ऑफ डेंस आइस. डेंस आइस के लिए बार बार कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, ग्लेशियर. सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो ये पानी की जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है, वो है क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. हम वैज्ञानिक के युग में रहते हैं, हर दिन नए आविष्कार होते हैं मानवता के लिए, उपयोग के लिए, अच्छाई के लिए. द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ 1789 में, उसके बाद जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो होने शुरू हुए. विद इन दिस 200 ईयर्स साइंस हैज़ मेड वंडरफुल प्रोग्रेस. और इन 200 सालों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की. द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज. और अभी नए युग में एरोप्लेन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार है. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार. और ये सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला जो है आवागमन का साधन है. एन एरोप्लेन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप. और ये एरोप्लेन जो है वो किस तरह का दिखता है, एक बर्ड के जैसा दिखता है शेप में. इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर एंड अ केबिन फॉर द पायलट. एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर के बैठने के लिए जगह भी होती है और पायलट के बैठने के लिए कैबिन होता है. द कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट. और इस कैबिन को कहते हैं कॉकपिट. इट हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्क बाय पेट्रोल. और इसमें एक इंजन भी होता है जो पेट्रोल से वर्क करता है. इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड. ये पूरा मेटल से बना होता है और बहुत तेज़ी से उड़ सकता है. बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गेदर स्पीड. और ये उड़ने के पहले थोड़ी दूर तक रनवे पर दौड़ता है ताकि इससे स्पीड मिल सके. दैन इट सडनली होप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक्स ऑफ. और उसके बाद में ये उठता है और उड़ने लगता है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1789. तो यही इसका आंसर है 1789. द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, द केबिन फॉर पायलट इज कॉल्ड, यहाँ लिखा है कॉकपिट. एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाय. एरोप्लेन किससे वर्क करता है, तो कैबिन ये यहाँ लिखा है पेट्रोल से. तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका पेट्रोल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो वो आ जाएगा एरोप्लेन, शुरुआत में ही लिखा हुआ था. वी आर लिविंग इन द एज, हम किस में रहते हैं, इन द एज ऑफ साइंस.
चलिए नेक्स्ट है पैसेज 4th। मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। जो मैरी क्यूरी हैं वो बहुत जो इतिहास है वैज्ञानिकों का उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सफल रही हैं। टुगेदर विद हर हस्बैंड पियरे शी डिस्कवर्ड रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ में रेडियम का आविष्कार किया। रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ रेडियम ही नहीं बल्कि उन्होंने यूरेनियम और अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में भी स्टडी किया। पियरे एंड मैरीज हैड एन एमिकेबल कोलैबोरेशन। दोनों में बहुत अच्छा संयोजन था। मैरी वाज बोर्न इन 1867 इन वार्शा, पोलैंड, वेयर हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। मैरी का जन्म हुआ था पोलैंड में जहाँ पर उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। At an early age, she displayed a brilliant mind and a casual personality. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना ब्रिलियंट माइंड और अच्छी पर्सनालिटी बता दी थी। हर ग्रेट exertions for learning promoted her to continue with her studies after high school. She became disgusted, however, when she learned that the University Warsaw was closed to women. तो ये जब पोलैंड का के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो जब वो यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए उनके आगे पढ़ने के लिए बंद हो गई है, determined to receive a higher education, she definitely left Poland in 1891, entered the Sorbonne, a French university where she earned her master's degree and doctorate in physics. तो चूँकि उनको हायर एजुकेशन लेनी थी तो इसके लिए वो कहाँ चली गई? सॉर्बन में, जो कि एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली और साथ ही पीएचडी किया। किस में? डॉक्टरेट की डिग्री किस में ली? फिजिक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो ये तो लास्ट में ही लिखा हुआ है, कहाँ से लिया था उन्होंने? ये लिया था अ यूनिवर्सिटी इन सरबन। व्हाट वाज मेरीज फादर? मेरी के फादर क्या थे? तो मेरी के फादर थे एक प्रोफेसर थे, किसके? ये लिखा हुआ है प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। फिर मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सार्बन। तो क्या आ जाएगा ये? शोड इंटेलिजेंस, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी थी इसीलिए उन्होंने ये जो है फ्रांस छोड़कर जो है सार्बन में गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। किस में किया था उन्होंने? तो ये लिखा हुआ है लास्ट के में, इन फिजिक्स। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो डिस्कवर का क्या आ जाएगा? डिस्कवरी। सिर्फ आपको डिस्कवरी, ठीक है, ये लिख देंगे। ये हो गया आपका पैसेज 4। अब हम देखते हैं पैसेज 5। There seems to be a general opinion in the country that सरदार पटेल was slightly of harsh and rough temperament. ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल थे वो काफ़ी सख्त थे। Men called him the Iron Man of India, और लोग उन्हें कहते थे आयरन मैन, लोह पुरुष कहते थे। He was no doubt in an Iron Man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administration. तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आयरन मैन थे, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और इफ़िशियंट था। बट एज अ मैन टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून टू कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिम, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट। तो ये जब एडमिनिस्ट्रेशन करते थे तब तो सख्त थे, लेकिन जो लोगों की अच्छी किस्मत थी, जो उनके संपर्क में आते थे, उनके साथ में वो बड़े ही दयालु होते थे। At time, he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. तो जहाँ तक उनके दोस्तों की बात होती थी, उनके फॉलोअर्स की बात होती थी, तो वो बहुत ही इमोशनल रहते थे, भावुक रहते थे उनके साथ। However, it goes without saying that the सरदार पटेल had the great skill of organizing affair.
तो सरदार पटेल में अब जो कोई भी मामला है उसको हल करने की बहुत ही अच्छी स्किल थी. ही न्यू द वे ऑफ पिकिंग पीपल एंड पुटिंग देम इन दियर प्रॉपर प्लेस. तो वो जानते थे कि लोगों को उठाकर कैसे उनकी सही जगह पर पहुंचाना ही. वंस ही जज्ड अ मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड. जब वो एक बार किसी व्यक्ति को जज कर लेते थे और वो पाते थे कि वो सही है, तो फिर उस पर पूरी तरह से वो विश्वास करते थे और जो भी वो चाहता था वो उसके लिए करते थे. अब हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड. तो सरदार पटेल वॉज कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का, आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन. क्या आ जाएगा? आयरन मैन ऑफ इंडिया. इंडिया. ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ. सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, यहाँ पर लिखा था ये ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स. ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्रेट स्किल फॉर, ये पूरा लिख दीजिए आप, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स. ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर, तो ये लिखा हुआ है ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है. ये आएगा ये यहाँ से यहाँ तक, टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद हिम. ये आपका आएगा कौन सा आंसर? थर्ड. फोर्थ है, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएशन. तो ये आ जाएगा ये है, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए तो आप लिख देना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक. लक के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? तो लक के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है फॉर्च्यून. ठीक है, FORTUNE. चलिए, अब हमारा है पैसेज 6. हेलन किलर लॉस्ट हर आईसाइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस. हेलन किलर की आईसाइट जो थी और सुनने की क्षमता थी, देखने सुनने की क्षमता कब खो गई थी? जब 2 साल की थी, और वो भी किस कारण से? बीमारी के कारण. शी बिकेम डेफ, वो बहरी भी हो गई. शी ऑल्सो लॉस द एबिलिटी टू स्पीक, और वो बोलना मतलब बोलने की क्षमता भी उन्होंने खो दी. तो बहरी हुई थी और बहरी होने के कारण वो गूंगी भी हो गई. क्यों? फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं, उसकी नकल करके बोलते हैं. एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट शी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाय देम. तो पहले ऐसा लगता था कि वो लोगों को भी नहीं समझेगी या लोग भी उसे नहीं समझ पाएंगे. हर्स वॉज दस ए लोनली वर्ड, इस तरह से उसका एक बिल्कुल एकांत की दुनिया हो जाएगी. बट शी वॉज हेल्प बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलीवान, लेकिन उनकी मदद की एक टीचर ने जिनका नाम था मिस सुलीवान, हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन. जो खुद भी जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तब वो भी ब्लाइंड थी, लेकिन एक ऑपरेशन के बाद उनकी आंखें वापस आ गई थीं. मिस सुलीवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट. तो मिस सुलीवान ने हेलन की हेल्प करने का निश्चय किया और उन्हें बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया. हेलन वैंट टू ए यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री. हेलन एक यूनिवर्सिटी में गई और उन्होंने वहाँ से एक डिग्री हासिल की. शी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ. और उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्लाइंड और डेफ की सेवा में जो है निकाल दिया. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, वी लर्न टू स्पीक. तो वी लर्न टू स्पीक ये लिखा हुआ है बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर. तो
टू स्पीक, स्पीक के बाद में आप ये यहाँ से बाय से लेके आंसर लिखना शुरू कर देना। ये है आपका पहला आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा है मिस सुलिवान हेल्प्ड हर टू। मिस सुलिवान हेल्प्ड, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर हेलन टू taught her टू स्पीक रीड एंड राइट। तो टू के बाद में आप लिखेंगे स्पीक रीड एंड राइट। ये है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब तीसरा है व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। हेलन ने ब्लाइंड और डेफ के लिए क्या किया, तो ये आ जाएगा थर्ड आंसर। शी, देन हटा दीजिए, शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू हेल्प एंड ब्लाइंड एंड डीफ। तो उसने ये क्या किया, अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए समर्पित कर दी, ब्लाइंड और डेफ के लिए। यह था आपका आंसर थर्ड। फिर है फोर्थ, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आईसाइट एंड हियरिंग। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ था एट द एज ऑफ 2। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। जो नहीं देख सकता है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, वो है ब्लाइंड। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आपका सेक्शन ए जो कि था रीडिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला सेक्शन देखेंगे जो है राइटिंग। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।